के मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड आधुनिक विश्व का इतिहास के अंतर्गत जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें जापान का आधुनिकीकरण के बारे में हमने चर्चा की थी। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसी क्रम में आगे चर्चा करेंगे जापान में सैन्यवाद, राइज ऑफ मिलिटरिज्म इन जापान। जापान में सैन्यवाद की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। जापान में सैनिक वर्ग की नीति संहिता को बुशिदो कहा जाता है। मेजी युग में सामंती सेना के स्थान पर राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया, जिसमें योग्यता के अनुसार पद प्राप्त होते थे। 1872 में जापान में अनिवार्य सैनिक सेवा को आरंभ किया गया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अंत तक जापान में सैनिक मनोवृत्ति का विकास हो चुका था। देश में बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की लहर ने सेनाओं को और महत्वपूर्ण बना दिया। नवीन सैन्य शक्ति का परीक्षण, चीन जापान युद्ध 1894-95। जापान अपनी नवीन सैनिक शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। कोरिया का 99% विदेशी व्यापार जापान के साथ होता था। चीन जापान की इस प्रगति को रोकना चाहता था। अतः जब जापान ने कोरिया में वित्तीय, प्रशासनिक और सैनिक सुधारों के लिए संयुक्त चीनी जापानी कार्रवाई प्रस्ताव रखा, तो चीन नहीं चाहता था कि जापान कोरिया में कोई हस्तक्षेप करे। अतः कोरिया के प्रश्न पर चीन जापान युद्ध आरंभ हो गया। शिमोनोसेकी संधि। कोरिया के प्रश्न पर चीन जापान युद्ध 9 माह तक चला। जल थल दोनों स्थानों पर जापान की विजय हुई। ऐसी स्थिति में चीन को बाध्य होकर संधि के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। दोनों देशों के बीच में शिमोनोसेकी की संधि से युद्ध का अंत हुआ। इस संधि में निम्नलिखित बातें तय की गई। चीन ने कोरिया की स्वाधीनता को मान लिया गया। चीन को फार्मोसा द्वीप, पेस्काडोर तथा लियाओतुंग प्रायद्वीप जापान को देना पड़ा। चीन ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 30 करोड़ तायल जापान को देना स्वीकार किया। चीन ने जापान के व्यापार के लिए शांसी, चुंगकिंग, सुचाओ, हांगचाओ के शहर खोल दिए। शिमोनोसेकी की संधि से जापान को बहुत लाभ हुआ। यूरोपीय राज्यों में इसे पीत आतंक, येलो प्रील बताया गया, लेकिन रूस, फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर जापान पर दबाव डालकर लियाओतुंग प्रदेश छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। आंग्ल जापान संधि 1902। चीन जापान युद्ध के बाद में जापान के राजनीतिज्ञों में दो प्रकार के विचार कार्य कर रहे थे। एक इस पक्ष में था कि रूस के साथ संधि करके अपने देश की स्थिति मजबूत करना चाहता था, तो दूसरा मत के लोग इंग्लैंड के साथ संधि करके पक्ष में थे। ब्रिटेन अपनी भारतीय साम्राज्य तथा चीन के आर्थिक स्वार्थों के कारण रूस का प्रभाव एशिया में रोकना चाहता था। इस कारण जापान की तरह ब्रिटेन भी किसी एशियाई शक्ति के साथ समझौता करने के पक्ष में था, ताकि एशिया में उसकी शक्ति सुरक्षित रह सके। अतः 1902 में जापान और ब्रिटेन के बीच में एक संधि हुई,
जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने चीन की अखंडता और पूर्वी एशिया की स्थिति को यथावत बना रखने का आश्वासन दिया गया। नंबर 2, जापान ने चीन में इंग्लैंड के हितों और इंग्लैंड ने कोरिया में जापान के हितों को स्वीकार कर लिया। ये भी निश्चित किया गया कि दोनों में से किसी एक पर आक्रमण होने पर दूसरा देश तटस्थ रहेगा, किंतु यदि आक्रमण करने वाली शक्तियां एक से अधिक हो तो दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। संधि का जो चौथा प्रस्ताव था, प्रारंभ में यह संधि 5 वर्ष के लिए की गई और सुदूर पूर्व तक सीमित रही। इस संधि के द्वारा जापान यूरोपीय देशों के समान स्तर का देश समझा जाने लगा। ये पहला अवसर था जिसमें किसी पश्चिमी शक्ति ने एशियाई शक्ति के महत्व को स्वीकार कर उसके साथ समानता के आधार पर संधि की गई। रूस जापान युद्ध 1904-5। रूस जापान युद्ध वस्तुतः आंग्ल जापानी संधि का ही परिणाम था। रूस ने बॉक्सर विद्रोह का लाभ उठाकर अपने नागरिकों तथा संपत्तियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही अपनी सेनाएं मंचूरिया भेज दी। इससे विद्रोह समाप्त हो जाने के पश्चात भी अपनी सेनाएं उस क्षेत्र में ही रखी और ऐसा प्रतीत होता था कि वह उस क्षेत्र पर अपनी स्थायी आधिपत्य बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। जापान ने इसका विरोध किया। 1902 में मंचूरिया समझौते के अनुसार रूस ने मंचूरिया से अपनी सेना हटाने का वादा किया था, लेकिन वह इस वादे को पूरा करने से इनकार कर दिया। उसने चीन से ये मांग की थी कि वह रूस को मंचूरिया में आर्थिक एकाधिपत्य स्थापित करने की अनुमति दे दे। मंचूरिया के साथ ही रूस कोरिया में भी अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। अतः जापान को खतरा दिखाई देने लगा। जापान ने रूस को सुझाव दिया कि रूस इस बात को स्वीकार कर ले कि कोरिया जापान का विशेष स्वार्थ है और वो इसके बदले में जापान मंचूरिया में रूस को विशेष स्वार्थ को मानने को तैयार था, लेकिन रूस ने इस सुझाव को नहीं माना। अतः दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध टूट गए। युद्ध की घोषणा किए बिना ही जापान ने फरवरी 1904 में अचानक आक्रमण कर दिया, जिसके कारण उसके कुछ प्रारंभिक लाभ प्राप्त हुए। 1 वर्ष तक युद्ध जारी रहा और इस युद्ध में रूस तथा जापान की भूमि पर न लड़कर के चीन की भूमि पर लड़ा गया। दूसरी ओर जापान के स्थान पर उन शक्तियों का धन लगा जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। इस युद्ध में जापान को इंग्लैंड और अमेरिका से सहायता प्राप्त हुई और रूस को फ्रांस और जर्मनी से पर्याप्त धन मिला। सैनिक सामग्री भी प्राप्त हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता के फलस्वरूप इस युद्ध का अंत हुआ। 5 सितंबर 1905 को पार्ट समाउथ की संधि हुई। इस संधि के द्वारा कोरिया में जापान की प्रधानता राजनीतिक, सैनिक तथा आर्थिक हितों को मान्यता प्रदान की गई। रूस ने अपने अधीनस्थ लियाओतुंग प्रदेश के पट्टे भी जापानियों को हस्तांतरित कर दिए और दक्षिणी मंचूरिया की अपनी रेल व्यवस्था
तथा खानों के विकास के विशेषाधिकार जापान को सौंप दिए। रूस ने सकालीन का दक्षिणी का आधा भाग जापान को दे दिया। रूस अपने द्वीपों के उत्तरी एवं पश्चिमी समुद्री में मछली पकड़ने के कुछ विशेषाधिकार जापान को सौंप दिए। यह युद्ध जापान की दूसरी बड़ी सैनिक सफलता थी। इंग्लैंड के लिए खुशी की बात यह थी कि उसका शत्रु रूस पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद जापान की गणना संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों में होने लगी। जापान की विजय से एशियावाद के नारे का जन्म हुआ। एशिया एशिया वालों के लिए है। 1910 में जापान ने कोरिया पर अधिकार करके उसने अपना अधीन कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध और जापान। प्रथम महायुद्ध के पूर्व जापान के साम्राज्य में दक्षिणी सकालीन, रिक्यूश द्वीप, लियाओतुंग, कोरिया, दक्षिणी मंचूरिया का प्रदेश सम्मिलित हो चुके थे। प्रथम विश्व युद्ध जापान के लिए एक अच्छा अवसर था। 28 जुलाई 1914 को महायुद्ध आरंभ हुआ। जापान भी इसमें सम्मिलित होना चाहता था, अतः उसने 15 अगस्त 1914 को जर्मनी को चेतावनी दी कि वह शिंगटाओ और शांगतुंग प्रांत से सभी जर्मन अधिकार 1.5 माह में जापान को सौंप दे, क्योंकि जापान उन्हें चीनी को लौटाना चाहता था। यदि जर्मनी एक सप्ताह में इसे स्वीकार नहीं किया तो जापान युद्ध की घोषणा कर देगा। जर्मनी ने जापान की धमकी का विरोध किया। फलस्वरूप 23 अगस्त 1914 को जापान ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके वह मित्र राष्ट्रों में मिल गया। यद्यपि चीन ने अपनी तटस्थता की घोषणा कर दी, परंतु सारी सैन्य कार्रवाई चीनी क्षेत्र में ही हो रही थी। चीन अपनी निर्बलता के कारण जापान का विरोध करने की स्थिति में नहीं था। जापान ने शिंगटाओ के आंतरिक शांगतुंग प्रदेश में भी जर्मन रेलों और कारखानों पर अधिकार कर लिया। 7 जनवरी 1915 को राष्ट्रपति युआन शिकाई ने जापान को सूचना दी कि पट्टे के क्षेत्र को छोड़कर शेष शांगतुंग प्रांत में फिर से चीनी तटस्थता कायम होगी। जापान ने तुरंत इस बात का विरोध किया और इसी बहाने चीन के समक्ष कुख्यात 21 मांगे नोटेरियस 21 डिमांड रखी। इन मांगों का उद्देश्य था कि जब तक यूरोप में राष्ट्र युद्ध में लीन, तब तक वह चीन को अपना स्थान सुदृढ़ कर ले। इन मांगों में 5 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग शांगतुंग प्रदेश, दूसरा मंचूरिया तथा मंगोलिया, तीसरा इस्पात कारखाने, चौथा तटीय प्रदेश तथा पांचवा वित्तीय और सैनिक मामलों से संबंधित था। इन सभी मांगों का उद्देश्य चीन को यूरोपियों के लिए बंद करना तथा एशियाई वालों के लिए खोलना था। यही कारण था कि इसे एशिया का मुनरो सिद्धांत, एशियाटिक मुनरो डॉक्ट्राइन कहा जाता है। अतः इन 21 मांगों शांगतुंग के प्रदेश जर्मनी का जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, उन्हें जर्मन से प्राप्त करने के लिए जापान को जो कुछ भी प्रयास करे, चीन उसमें बाधक नहीं हो। शांगतुंग के प्रदेश में रेलवे लाइन बिछाने का जापान का अधिकार दिया जाए और उसे समुद्र तट के सब बंदरगाह उसे व्यापार का विशेषाधिकार दिया जाए। लियाओतुंग, प्रायद्वीप और पोर्ट आर्थर के पट्टे का काल 25 वर्ष से बढ़ाकर 99 वर्ष किया जाए। इस प्रकार मंचूरिया में रेल लाइन पर जापान का जो भी अधिकार प्राप्त है, वो उस समय बढ़ाकर 99 वर्ष कर दिया जाए। जापान की सहमति के बिना चीन इन प्रदेशों में किसी अन्य देशों के लोगों
को राजनीतिक, सैनिक तथा आर्थिक मामलों में सलाहकार के रूप में नियुक्त नहीं कर सके और न ही इन प्रदेशों में किसी अन्य राज्यों का कोई विशेषाधिकार दिया जाए। चीन में इस्पात के कारखाने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लगाए गए, उन पर जापान और चीन का सम्मिलित आधिपत्य रहे। तो इस प्रकार जो 21 जो मांगे थी, ये साधारण मांगे नहीं थी और जापान ने चीन के राष्ट्रपति युआन सेकाई से इन मांगों को तुरंत स्वीकार करने के लिए दोनों तरफ से दबाव डाला। प्रथम, इन मांगों को स्वीकार कर लेने पर जापान चीन की हर प्रकार से सहायता करेगा। द्वितीय, उनके ऊपर दबाव डाला कि अस्वीकार करने की स्थिति में वो युद्ध के लिए तैयार रहे। 7 मई को जापान ने चीन को अल्टीमेटम दे दिया। इस प्रकार इस पत्र में लिखा कि वाटरमार्क के भारी युद्ध पोतों के मशीन गनों आदि की छाया चित्र अंकित की गई। युआन सेकाई डर गया और उसने प्रथम 4 समूह की मांगों को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जापान को शांटुंग के जर्मन के समस्त विशेषाधिकार सौंप दिए गए। दक्षिणी मंचूरिया पर जापान का पूर्ण नियंत्रण मिल गया। प्रथम विश्व युद्ध से जापान को बहुत लाभ हुआ। पेरिस की शांति सम्मेलन में जापान को भाग लेने का अवसर मिला। जापान की गणना वहाँ के प्रमुख देशों में की गई। राष्ट्र संघ में जापान को एक स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। अंततोगत्वा जापान को औपचारिक रूप से एशिया की बड़ी शक्ति के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। और आज का जो हमारा वीडियो है उसको हम यहीं पर